वो कौन से दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे आप जापान का वीजा आसानी हासिल कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल सदीक ट्रैवल से। और बाज़ औक़ात लोग हमसे पूछते हैं हम जापान जाना चाहते हैं, और जापान चूंकि एक एक्सपेंसिव कंट्री भी है, सेकेंडली जापान अच्छी कंट्रीज में भी शुमार होता है। जब इसका वीजा लग जाता है तो इवन आप यूएसए का भी अगर वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका आसानी लग जाता है। हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी थे जिनका जापान का वीजा ग्रांट हुआ और उसके बाद हमने यूएसए का उनका वीजा अप्लाई किया और यूएसए का वीजा उनका आसानी ग्रांट हो गया था। अब बात इस तरह से है कि लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम अच्छी कंट्रीज में जाना चाहते हैं, जापान में जाना चाहते हैं और इसका वीजा हासिल करना मुश्किल है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट्स हों जो कि मैं वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप आसानी फ्रेश पासपोर्ट पर भी जापान का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो कि कंपलसरी डॉक्यूमेंट है और हर एक एप्लीकेंट को ये लाजमी देने पड़ते हैं। उसमें आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए और साथ ही साथ आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना है जो कि आपको नादरा से मिलेगा। जो मेन जो डॉक्यूमेंट इसका इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट आपकी पिछले 6 माह से वैलिड प्रॉपर ट्रांजैक्शन के साथ होनी चाहिए। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट में बैलेंस अपनी ट्रांजैक्शन की बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनका करंट बैलेंस जो है वो ज्यादा नहीं होता, और जब उन्होंने वीजा अप्लाई करना होता है तो अपॉइंटमेंट बुक करके अपना वीजा अप्लाई करने से पहले वो कुछ दिन पहले चंद बड़ी ट्रांजैक्शन करके अपना बैलेंस एकदम से ऊपर कर लेते हैं और फिर वीजा अप्लाई कर लेते हैं, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आपकी 6 माह से पुरानी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसमें ट्रांजैक्शन तो हो रही है और उसमें आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया हुआ, तो ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। इससे आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है, बल्कि रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांजैक्शन भी है और पिछले 6 माह से आपके अकाउंट में 1 मिलियन, अगर आप पाकिस्तान से वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमम जो बैलेंस है जापान के लिए वो आपका 1 मिलियन कम से कम होना चाहिए। मैं कम से कम बता रहा हूं, उसकी वजह ये है जब हम इसकी होटल बुकिंग करते हैं तो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया जापान एक एक्सपेंसिव कंट्री है, तो इसकी होटल बुकिंग ही बाजू का 1.5 या 2 लाख की कम से कम होती है, वो भी तकरीबन 5 से 6 दिन की। और जब हम ज्यादा दिन का टूर प्लान बनाते हैं तो जो अब होटल बुकिंग है वो तकरीबन 2 लाख से भी ऊपर चली जाती है। तो इसलिए जब वीजा ऑफिसर आपकी वीजा एप्लीकेशन देखता है तो आपके करंट बैलेंस को भी देखता है, ट्रांजैक्शन को भी देखता है और ये भी देखता है कि आपके इस टूर पर कितनी कॉस्ट आने वाली है। सेकेंडली इसकी जो टिकट है वो भी काफी ज्यादा कॉस्टली है। इसकी अराउंड टिकट जो है वो आपको पाकिस्तान से लाहौर या इस्लामाबाद से करें तो तकरीबन 4 लाख के अराउंड मिलती है रिटर्न टिकट, और अगर आप कराची से करें तो तकरीबन 50,000 से लेके 1 लाख तक फर्क पड़ सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप कराची से ट्रैवल करें तब भी इसकी टिकट आपको दूसरी कंट्रीज की निस्बत जो है वो कंपैरेटिवली कॉस्टली पड़ती है। तो जब भी आप जापान का वीजा अप्लाई करें तो इस बात का ख्याल रखें, चूंकि इसमें 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ रही है, आपने ना सिर्फ अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना है बल्कि आपका जो बैलेंस है कम से कम 1 मिलियन से अबव होना चाहिए पिछले 6 माह से। अगर 1 मिलियन से अब ज्यादा हो, 1.5 मिलियन या 2 मिलियन, तो फिर डेफिनेटली आपके वीजा लगने के चांसेस और हो जाएंगे। अगर 2 मिलियन से अबव हो तो फिर तो वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेकेंडली जो दूसरा मेन डॉक्यूमेंट है वो आपकी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन है, एनटीएन है। बाज़ औक़ात लोग जब इसका वीजा अप्लाई करते हैं तो फ्रेश एनटीएन बनाकर इसका वीजा अप्लाई कर देते हैं। जब भी आप अपना एनटीएन बनाते हैं या बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें एक बात आपको याद रखनी है कि आप एनटीएन पे अपनी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एनटीएन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। जिस दिन आपका एनटीएन बनता है उसी दिन की वो डेट उसमें मेंशन हो जाती है, आप उस डेट को चेंज नहीं कर सकते। तो जितना पुराना आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, जितना पुराना आपका एनटीएन बना हुआ होगा, उतना ही आपके बिजनेस टाइज स्ट्रांग होने का प्रूफ होता है और पता चलता है कि आप वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस काफी सालों से जो है वो चल रहा है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आपके बिजनेस का प्रूफ है। तो जितना पुराना आपका एनटीएन होगा आपके वीजा लगने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। सो इस गलती को ना दोहराया करें कि आप फ्रेश एनटीएन बनाकर उस पर वीजा अप्लाई कर दें। जापान का वीजा इस तरह से हासिल करना बहुत टफ है। कुछ कंट्रीज हैं जिनमें हम फ्रेश एनटीएन बनाकर वीजा अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक है ये हर कंट्रीज के लिए नहीं चलती। अच्छी कंट्रीज के लिए आपको तमाम तर डॉक्यूमेंट जो हैं
प्रॉपर वीजा ऑफिसर के सामने पेश करने पड़ते हैं। सो ये दो चीजें आप लाजमी अपने प्रोफाइल में देखें जब आप जापान का वीजा अप्लाई करते हो। फर्स्ट, बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर 6 माह से होनी चाहिए, रनिंग में होनी चाहिए, करंट बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। सेकेंडली, आपका बिजनेस पुराना होना चाहिए। अगर आपने रिसेंटली एनटीएन रजिस्टर्ड करवाया है तो जापान का वीजा मत अप्लाई करें, आप ट्रेवल हिस्ट्री बनाएं, वेट करें 1 साल तक या 1.5 साल तक, उसके बाद आप वीजा इसका अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि बाज़ औक़ात लोगों का एनटीएन नहीं होता, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं और चूंकि वो सैलरी अपने अकाउंट में ले रहे होते हैं, उनका बिजनेस ऐसा नहीं होता, तो उन्हें एनटीएन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ना वो बनाते हैं। तो इस सूरत में अगर आपका एनटीएन नहीं भी बना हुआ तो इट्स ओके, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपकी सैलरी जो है 60-70 हजार मंथली से ज्यादा है, तब भी आपका एनटीएन बना होना चाहिए। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन है, नहीं एनटीएन बना, तो आपकी सैलरी जो है आपको बाय हैंड नहीं लेनी। बाय हैंड बाज़ औक़ात लोग अपनी सैलरी लेते हैं और साथ सैलरी स्लिप जो है लगा देते हैं और उस पर मेंशन होता है कि आप बाय हैंड सैलरी ले रहे हैं, जो कि एक प्रॉपर प्रूफ नहीं है। और चूंकि वो प्रॉपर प्रूफ नहीं है, उस बिना पर भी आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो इस चीज को मेक श्योर करें कि आपकी जो सैलरी है ये हर मंथ पिछले 3 माह से आपके अकाउंट में आनी चाहिए, क्योंकि जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो 3 माह की सैलरी स्लिप इसके साथ लाजमी अटैच करनी पड़ती है। साथ में जिस इदारे से आप काम कर रहे हैं एनओसी लेटर तो डेफिनेटली आपको मिल जाता है, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपके सैलरी स्लिप सैलरी जो है वो शो हो जाती है, तो तब डेफिनेटली आपकी वीजा लगने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। सो ये कुछ 2-3 बातें थी जो मैंने आपको बताई, जिसकी बेसिस पे आप जापान का वीजा आसानी हासिल कर सकते हैं, रिफ्यूजल के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हैं और आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, आपका एनटीएन पुराना है, फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस टाइज स्ट्रॉन्ग है, तब आप टूरिस्ट वीजा जो है फ्रेश पासपोर्ट पर भी अप्लाई करें तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। हाँ, अगर आप बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आपको वहां से इनविटेशन मिल गया है, तब बिजनेस वीजा के जो चांसेस हैं ये टूरिस्ट वीजा के चांसेस से ज्यादा होते हैं। सो अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं जापान का, या आप बिजनेस वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, या आप जापान का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत है, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने वीजा एप्लीकेशन प्रोसीड करवाने के लिए भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हम आपके प्रोफाइल को पहले असेसमेंट उसकी करेंगे और उसके बाद आपको सजेस्ट करेंगे कि आपकी प्रोफाइल के मद्देनजर रखते हुए आपकी वीजा एप्लीकेशन के प्रूव होने के कितने ज्यादा चांसेस हैं। तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी अच्छी से अच्छी रहनुमाई की जाए और हमेशा आपको वैलिड और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि तमाम तर नए आने वाली अपडेट्स जो है टाइमली आप तक पहुंच सकें। खुदा हाफिज।